हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोट की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, ज़ॉम्बी लॉर्ड जो कि Han Chang की सोल को पूरी तरह से रिफाइन कर चुका था, वो वहाँ पे इस बात का फायदा उठाकर एसेटजू और उनके सभी डिसेबल्स को अपने सामने अपने घुटनों पे लाना चाहता था। हालांकि एसेटजू के सभी डिसेबल्स मिलकर उसे मार मार के उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं, पर वो लोग चाहकर भी Han Chang की सोल को उसकी बॉडी से अलग नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते तो अब ज़ॉम्बी लॉर्ड को अपनी जीत पक्की लगने लगी थी। पर वो भूल क्या था कि उसका मुकाबला एसेटजू यंग के साथ हो रहा है। वो जू यंग जिसे खुद हेमन तक अपने सामने नहीं झुका पाया, तो फिर ये ज़ॉम्बी लॉर्ड तो भला क्या ही चीज था। इसलिए हम देखते हैं कि एसेटजू वहाँ पे अपने हेमली स्टोन को बाहर निकालकर एक डिवोरिंग फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए न सिर्फ Han Chang के सोल को ज़ॉम्बी लॉर्ड की बॉडी से अलग कर देते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ एसेटजू वहाँ पे अपने डिवाइन थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बी लॉर्ड का खेल वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर चुके थे। जबकि एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि भले एसेटजू ने Han Chang की सोल को बुरी तरह से रिकवर कर लिया था, पर Han Chang की सोल ऐसे महसूस हो रही थी कि उसके अंदर लाइफ है ही नहीं। इस बारे में जब एसेटजू के सभी डिसेबल्स एसेटजू से पूछते हैं, तो एसेटजू उन सभी को वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं Han Chang की सोल का हार्ट अभी भी मिसिंग है, जो जानकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। और यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में भी हमें यूपिन माउंटेन्स का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे Han Chang की सोल के हार्ट के मिसिंग होने की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। इवन ली चैंग तो वहाँ पे इमोशनल होते हुए कहता है उन लोगों ने Han Chang के हार्ट को यहीं कहीं आसपास ही छुपा रखा होगा। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि अचानक से ली चैंग वहाँ पे गुस्सा होना शुरू हो गया था। जहाँ पे जैसे जैसे वो गुस्सा हो रहा था, हम देखते हैं कि उसका ऑरा भी वहाँ पे बाहर निकलने लगा था, जिसके बाद वो वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होकर गुस्सा होते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उन लोगों से Han Chang के हार्ट के बारे में उगलवा के रहूंगा। फिर चाहे मुझे उसके लिए हेल्थ तक भी क्यों न जाना पड़े, मैं अपने भाई Han Chang को दोबारा जिंदा करके रहूंगा। और ये कहकर जैसे ली चैंग वहाँ पे आगे बढ़ता है, तो एसेटजू जो कि अभी तक वहाँ पे शांत खड़े थे, वो अपना हाथ ऊपर उठाकर ली चैंग को वहीं पे रोक देते हैं। जो देखकर तो ली चैंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। एसेटजू जिसने आज तक कभी भी अपने डिसेबल्स को किसी भी काम के लिए नहीं रोका था, वो आज पहली बार ली चैंग को रोक रहे थे। लेकिन तब भी एसेटजू खुद वहाँ पे आगे बढ़कर Han Chang की सोल को गौर से देखते हुए कार्टून में कहते हैं, हमें Han Chang के हार्ट को ढूंढने के लिए किसी की भी कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर एसेटजू अचानक से वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को हल्का सा झटका देते हैं। जहाँ पे ऐसा होते ही Han Chang की सोल को एक झटका लगता है, और उसके बाद ली चैंग ने जो Han Chang का जेट पैनेट पहन रखा था, वो भी अचानक से वहाँ पे ग्लो करते हुए ली चैंग के गले से उतरकर सीधा वहाँ पे एसेटजू के पास चला जाता है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे Han Chang की सोल एक बार फिर से रिएक्ट करना शुरू कर देती है, जो देखकर एसेटजू दोबारा से वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस जेट पैनेट को Han Chang की सोल को ही पहना देती हैं। और ऐसा होते ही वहाँ पे काफी ज्यादा तेज स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जो देखकर एसेटजू जल्दी से वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस जेट पैनेट को Han Chang की सोल के साथ मर्ज कर देते हैं, जिसके चलते Han Chang की सोल वहाँ पे काफी तेजी से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। और ये कमाल का नजारा देखकर एसेटजू को छोड़कर बाकी सभी लोग वहाँ पे Han Chang को ही देखे जा रहे थे। जो देखकर एसेटजू दोबारा से वहाँ पे इन सभी को होश में लाते हुए कार्टून में कहते हैं, जब Han Chang की सोल खुद हमें अपने हार्ट तक ले जा सकती है, तो फिर भला हमें इस काम के लिए किसी और की क्या जरूरत है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को सेवंथ रियलम के इवल रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ कल्टीवेटर्स इवल रीजन से होते हुए गुजर रहे थे। उन लोगों को देखते हुए वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो लोग वहाँ पे किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। तभी उनमें से एक लड़की जो कि इवल रीजन में आने के बाद बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो अपने साथियों से सवाल करते हुए पूछती है, क्या ऐसी शराबित जगह पे हम लोगों का जाना जरूरी है। जिसपे उसका साथी भी उदास होकर जवाब देते हुए कहता है, तो फिर तुम ही बताओ भला इसके अलावा हमारे पास और क्या चारा है। 10 दिन हो चुके हैं हमारे साथी कैरावैन को यहाँ पे आए हुए, क्या पता वो यहाँ पे कौन सी मुसीबत में फंसा हुआ होगा। हम लोग उसके दोस्त हैं, अगर हम लोग उसके बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो फिर भला कौन करेगा। जिसपे एक दूसरा कल्टीवेटर आगे बढ़कर उस पहले वाले कल्टीवेटर से कहता है, वो सब तो ठीक है, अगर वैली के लोगों ने हमारे साथी कैरावैन के ऊपर हमला कर दिया होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। ऊपर से हम लोग तो सिर्फ 3 हैं, भला उन वैली विलन्स के खिलाफ हम तीनों क्या ही कर लेंगे। और ये कहकर वो वहाँ पे घबराते हुए अपने साथियों से कहता है कि मेरे ख्याल से तो हम लोग ऐसे ही वहाँ पे जाकर खुद को भी खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि बिना किसी प्रॉपर प्लान के वैली विलन्स के खिलाफ जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा। जिसपे वो लड़की अचानक से वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, जरूरी तो नहीं ये काम वैली विलन्स का ही हो, ये भी तो हो सकता है कि हमारा साथी कैरावैन कहीं खो गया हो। और अगर फिर भी मुझे मेरे साथी कैरावैन को बचाने के लिए वैली ऑफ विलन्स का मुकाबला ही क्यों न करना पड़े, मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगी। उस लड़की की ऐसी बहादुरी देखकर तो उसके साथी भी हैरान हो गए थे, लेकिन उस लड़की के साथी वहाँ पे कुछ कह पाते उससे पहले अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा तेज स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर वो तीनों वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे सब हो क्या रहा है। और वो बहादुर लड़की जो कि अभी थोड़ी देर पहले तक वहाँ पे बहुत ज्यादा बहादुर बन रही थी, उसकी सारी बहादुरी भी वहाँ पे एक ही झटके के साथ खत्म हो जाती है, क्योंकि कहने और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। पर उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो एनर्जी वैली ऑफ विलन्स की नहीं, बल्कि Han Chang के जेट पैनेट की थी, जो कि वहाँ पे इवल रीजन से होता हुआ सीधा वैली ऑफ विलन्स के अंदर चला गया था। और उसका पीछा करते हुए एसेटजू भी अपने सभी डिसेबल्स को लेकर पहुंच चुके थे, जहाँ एसेटजू को देखकर उन तीनों इमोर्टल कल्टीवेटर्स को थोड़ी शांति मिलती है। और वो लड़की आगे बढ़कर एसेटजू और उनके डिसेबल्स को वहाँ पे
पे ग्रीट करते हुए कहती है, इमॉर्टल फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोग भी यहाँ पे किसी अपने की तलाश में आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सीधा सीधा वैली ऑफ विलेंस के अंदर एंटर करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा। इसलिए मेरे ख्याल से हम सभी लोगों को आपस में मिलकर किसी ऐसे रास्ते की तलाश करनी चाहिए जिससे हम लोग वैली ऑफ विलेंस की नजरों में आए बगैर वैली के अंदर एंटर कर सके। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि निंगयू उससे सवाल करते हुए पूछती है कि वैली ऑफ विलेंस, अब ये कौन लोग हैं? निंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उन तीनों इमॉर्टल कल्टीवेटर्स को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो तीनों वहाँ पे हैरान होकर उन लोगों से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या आप लोगों ने वैली ऑफ विलेंस का नाम नहीं सुना? वैली ऑफ विलेंस के लोगों का तो नाम ही इतना ज्यादा भयानक है कि उससे ही पता चल रहा है कि वो लोग कितने ज्यादा खतरनाक होंगे। और ये कहकर वो लड़की अचानक से वहाँ पे सीरियस होकर निंगयू और बाकी सभी को बताती है, आप लोग ऐसा समझ लें कि वैली ऑफ विलेंस डाकुओं का ठिकाना है, जहाँ पे वो लोग सारा लूटा हुआ माल इकट्ठा करते हैं और जो कोई भी उनके इलाके में कदम रखता है तो वो लोग ना सिर्फ उसे बंदी बना लेते हैं बल्कि उससे उसका सब कुछ छीन भी लेते हैं। इवन मैंने तो उन लोगों के बारे में ये भी सुन रखा है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक और क्रूअल है। उस लड़की की ये बात सुनकर मैं चूचू वहाँ पे डरने का नाटक करते हुए कहती है, ओह तो ऐसी बात है, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। मैं चूचू को वहाँ पे इस तरह से डरते हुए देखकर वो तीनों इमॉर्टल कल्टीवेटर्स उन्हें वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करें, हम लोग वैली के अंदर एंटर करने का कोई ना कोई और रास्ता ढूंढ ही लेंगे। और ये कहकर वो तीनों दोस्त मिलकर वहाँ पे वैली के हर एक डायरेक्शन को देखकर उसके बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं, ये सारी डायरेक्शन जो हमें दिखाई दे रही है, अगर हम लोग इनसे एंटर करते हैं तो पक्का वो लुटेरे हमें पकड़ लेंगे, क्योंकि ये सारे आम रास्ते हैं जिनके ऊपर वो लुटेरे नजर रखे हुए होंगे। जिसमें उनके एक साथी कहता है, पर परेशानी की बात यह है कि जहाँ तक मैं कैरावैन को जानता हूँ, उसने वैली के अंदर एंटर करने के लिए इन्हीं में से किसी एक डायरेक्शन को चुना होगा। तो अगर हम लोगों को कैरावैन तक पहुँचना है तो हम लोगों को भी यहाँ पे किसी एक डायरेक्शन से ही आगे बढ़ना होगा। अपने साथी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि दूसरा वाला कल्टीवेटर वहाँ पे घबराते हुए कहता है, लेकिन अगर हम लोग इन डायरेक्शन से एंटर करते हैं तो हो सकता है कि कैरावैन की तरह हम लोग भी पकड़े जाए। अपने साथी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ जवाब देते हुए कहती है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास आगे बढ़ने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर वो लुटेरे हमारे रास्ते में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उन लोगों ने हमारी बात ना मानी तो फिर मजबूरन हम लोगों को उनके ऊपर हमला करते हुए उन्हें जान से मारना होगा, क्योंकि अपने साथी कैरावैन को बचाने के इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन ये कहते कहते ही उस लड़की को वहाँ पे लुटेरों के बारे में सुनी हुई बातें याद आती है, जिसे याद करके वो वहाँ पे डरते हुए कहती है, पर मैंने सुना है कि आज तक जो कोई भी कल्टीवेटर वैली के अंदर क्या है वो कभी भी वहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाया, फिर चाहे वो ऑफिशियली उन लोगों को सजा ही देने के लिए क्यों न क्या हो। ऊपर से अब तक तो वैली के लोग अपनी आर्मी को भी बहुत ज्यादा बढ़ा चुके होंगे, तो इससे ये तो साफ होता है कि अगर हम लोग वहाँ पे अपने कदम रखते हैं तो हमारी जान के ऊपर भी खतरा बना रहेगा, और शायद ये भी हो सकता है कि हम सभी लोग भी उनका शिकार होते हुए वहीं पे मारे जाएं। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैं चूचू तो वहाँ पे एक बार फिर से डरने का नाटक करते हुए उससे कहती है, तुम्हारी बातों से तो अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और ये कहकर वो वहाँ पे एंसेस्टर से कहती है, एंसेस्टर अब हम क्या करें, इतने ज्यादा खतरनाक लोग हमारे रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि हम लोग जिनको तलाश कर रहे हैं ये वही लोग हों। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर वहाँ पे कुछ भी नहीं कहते, वो चुपचाप वैली में वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पे आगे बढ़ते हुए बर्निक्रो उन तीनों इमॉर्टल कल्टीवेटर से कहता है, तुम लोग घबराओ मत, हम लोग वैली के उन लुटेरों से तुम लोगों का भी बदला ले लेंगे। और ये कहकर वो सभी लोग वहाँ पे उन तीनों इमॉर्टल कल्टीवेटर्स को हैरानगी में छोड़कर खुद उस वैली में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। हालांकि उनमें से एक इमॉर्टल कल्टीवेटर आगे बढ़कर उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है, पर बर्निक्रो वहाँ पे मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा छोटा मैटर है। अब बर्निक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर पीछे अपने साथियों के पास आते हुए उनसे कहता है, आखिर ये लोग हैं कौन है, और क्या ये पागल हो गए हैं जो ये लोग बिना कुछ सोचे समझे वैली ऑफ विलेंस के लोगों का मुकाबला करने जा रहे हैं। जिस पे उसका दूसरा साथी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये वैली ऑफ विलेंस का मुकाबला करने जा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये लोग उन्हें सजा देने के लिए जा रहे हैं। अपने उस साथी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पहले वाला कल्टीवेटर अपना सर पीटते हुए कहता है, पर ये सभी लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहे थे, इतना ज्यादा कमजोर होने के बावजूद भी इनमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। जिस पे वो लड़की तो वहाँ पे लोगों को लिए प्रे करते हुए कहती है कि इतनी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, अब हम लोगों को कैरावैन के साथ साथ इन सभी लोगों को भी ढूंढना होगा, हे गॉड प्लीज हमारी मदद कीजिएगा। खैर सामने की तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स के साथ वैली ऑफ विलेंस की उसी जगह पे पहुंच चुके थे, जहाँ पे हनचेंग का जेट पैनेट उन लोगों को इशारा कर रहा था, जो देखकर बर्निक्रो वहाँ पे कहता है, अगर हनचेंग का जेट पैनेट हम लोगों को इस तरफ इशारा कर रहा है तो इसका मतलब है कि हनचेंग का हार्ट यहीं कहीं आसपास ही मौजूद होगा। पर अभी बर्निक्रो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से उन लोगों को वहाँ पे सामने बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिखाई देते हैं, जिनमें लोग उनको वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए सुधान कर रहे थे कि खबरदार अगर तुम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो तुम लोग मारे जा सकते हो। अब वो सब पढ़ कर निंगयू वहाँ पे अपना दिमाग लगाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब वहाँ पे उन हीरोज ने लिखा होगा जो कि यहाँ पे वैली ऑफ विलेंस के लोगों को पनिश करने के लिए आए होंगे और यहाँ पे आकर खुद ही उनका शिकार हो गए। यानी कि जैसे कि वो तीनों इमॉर्टल कल्टीवेटर्स हम लोगों को बता रहे थे, ये वैली ऑफ विलेंस के लोग बहुत ज्यादा क्रूअल हैं। निंगयू की ये बात सुनकर ली चेंग वहाँ पे अपना फ्लेम और रिलीज करके खुद से आगे बढ़ते हुए कहता है, तो हनचेंग का हार्ट यहाँ पे मौजूद है, हनचेंग का हार्ट ढूंढने के लिए मुझे इस पूरी वैली को भी क्यों न चलाना पड़े, मैं फिर भी पीछे
नहीं हटूंगा, और अगर गलती से भी किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो उसकी तो मैं सुल्तान को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहकर ली चेंग वहाँ पे इस पूरी की पूरी वैली को जलाने के लिए एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगा था। पर ली चेंग वहाँ पे उस खतरनाक अटैक को चल पाता उससे पहले लिंगू वहाँ पे उसके रास्ते में आते हुए उसे रोक देता है। जो देखकर ली चेंग वहाँ पे गुस्से से उसका हाथ चटकते हुए कहता है, आखिर अब तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो और आखिर इसका मतलब क्या है। जिस पे लिंगू उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि जोश से नहीं बल्कि होश से काम लो। हो सकता है कि वैली ऑफ विलन्स के लोग उतने ज्यादा इवल भी ना हो जितना उन लोगों के बारे में अफवाहें फैली हुई है। बिना उन लोगों के बारे में जाने हम लोग उन लोगों को ऐसे बेकसूर कैसे मार सकते हैं। इसलिए प्लीज पहले खुद को शांत करो और ठंडे दिमाग से सब कुछ सोचो। लिंगू की ये बात ली चेंग को भी सही लगती है, इसलिए वो चुपचाप अपने फ्लेम ओरो को वापस से अपने अंदर ले लेता है। जो देखकर मिस चूचू वहाँ पे अपना दिमाग लगाते हुए कहती है, अगर वो लोग इवल नहीं है तो फिर लोग उनके बारे में इतना बुरा भला क्यों कह रहे हैं। और ऊपर से यहाँ पे लिखे हुए ये वर्ड्स ये भी तो हमें यही बता रहे हैं कि वो सभी लोग बहुत ज्यादा इवल हैं। जिस पे लिंगू उसे भी वहाँ पे समझाते हुए कहता है कि इन मामूली से वर्ड्स को मानकर हम ऐसे किसी को जान से नहीं मार सकते, और वैसे भी हमेशा अफवाहें सच नहीं हुआ करती। अब लिंगू की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ली चेंग तो वहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या वो वहाँ पे आगे करे तो करे क्या। और सेम कुछ हालत वहाँ पे बाकी सभी डिसेबल्स की भी थी। इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे सवाल भरी नजरों से एसएसटजू की तरफ देखते हैं, क्योंकि अब इसका जवाब एसएसटजू ही दे सकते थे कि आगे क्या करना है। और अब जब लिंगू इस बारे में एसएसटजू से पूछती है तो एसएसटजू वहाँ से आगे बढ़ते हुए कोर्ट रूम में उन सभी लोगों से कहते हैं, जब तक हम लोग खुद उन लोगों को नहीं देख लेते तब तक हम लोगों को सच नहीं पता चलेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग खुद जाकर उनके बारे में पता लगाएं। और ये कहकर जैसे एसएसटजू वहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो लोग किसी और स्पेस के अंदर एंटर कर चुके हैं। लेकिन एसएसटजू वहाँ पे इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। खैर उसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को वहाँ पे वैली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वैली के वो सभी लुटेरे एक टॉम्बस्टोन के पास बैठे हुए उसकी सफाई कर रहे थे। और उनका लीडर वहाँ पे अपने लोगों को डांटते हुए कह रहा था, ये तुम लोगों ने किस तरह से इस टॉम्बस्टोन को साफ किया है, अब क्या हर काम खुद मुझे अपने हाथों से करना पड़ेगा। और ये कहकर वैली लीडर अपने हाथों में ग्लव पहनकर दोबारा जब टॉम्बस्टोन के ऊपर अपना हाथ फेरता है तो वो काफी ज्यादा गंदा लग रहा था। जो देखकर वैली लीडर वहाँ पे एक बार फिर से अपने लोगों के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है, क्या इस तरह से तुम लोग सफाई करते हो। अपने लीडर की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन वैली लीडर वहाँ पे उन सभी को पूरी तरह से इग्नोर करके अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए खुद से उस टॉम्बस्टोन को साफ करने लगा था, जिसका साफ साफ मतलब है कि वो टॉम्बस्टोन जिस किसी का भी था वो उसके लिए काफी ज्यादा खास रहा होगा। इसी बीच हम देखते हैं कि एसएसटजू भी अपने सभी डिसेबल्स के साथ वैली में काफी ज्यादा आगे आ चुके थे, जहाँ पे बर्निक्रो इधर उधर देखते हुए कहता है, कहाँ गए वैली के वो लुटेरे। लुटेरो बाहर आओ, देखो तुम्हारा ग्रैंडपा बर्निक्रो आया है। और ये कहकर जब बर्निक्रो वहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पे पूरा एक ग्रेवयार्ड दिखाई देता है, जिसे देखकर बर्निक्रो वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहता है, क्या कहीं वैली के लुटेरे यही ग्रेवयार्ड तो नहीं है। अरे यार मैं तो उन लुटेरों को मारकर अपने हाथों की खुजली मिटाना चाहता था, पर ये तो बस एक ग्रेवयार्ड निकला। लेकिन बर्निक्रो अभी वहाँ पे सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस लीडर का ध्यान भी बर्निक्रो की तरफ ही चला जाता है। और वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़ा होकर बर्निक्रो और बाकी सभी लोगों को देखकर हैरान होते हुए कहता है, तुम सभी लोग आखिर यहाँ पे अंदर कैसे आ गए। और ये कहकर वैली लॉर्ड जल्दी से वहाँ पे गुस्सा होकर अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है, हमारे वैली के प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़कर यहाँ पे अंदर आने की अब मैं यहाँ पे तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले एसएसटजू के ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन उसका वो वेपन वहाँ पे एसएसटजू के साथ टकरा पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वो वेपन खुद ब खुद ही एसएसटजू के सामने आकर रुक जाता है। और तभी एसएसटजू वहाँ पे अपनी आंखों को इशारे से उस वेपन के ऊपर और प्रेशर डालते हुए उसे नीचे गिरा देते हैं। जो देखकर बर्निक्रो वहाँ पे आगे बढ़कर वैली के लीडर का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, आखिर तुम कौन से बैरियर की बात कर रहे हो। पहले तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि अंदर आते हुए हमें किसी भी बैरियर का एहसास नहीं हुआ। और दूसरी बात है, तुम चाहे यहाँ पे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बैरियर लगा लो, कोई भी बैरियर मेरे बॉस को नहीं रोक सकता। बर्निक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लीडर वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए बर्निक्रो से कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो, तुम लोगों ने यहाँ पे आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। और ये कहकर वो लीडर वहाँ पे अपने चेलों से कहता है, रेडी हो जाओ और जल्दी से उस फॉर्मेशन को बनाओ, और यहाँ पे इनमें से किसी को भी भागने मत देना। अपने उस लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि उनके लीडर खुद वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। जो देखकर ली चेंग भी जल्दी से वहाँ पे अपने ड्रैगन स्टाफ को बाहर निकालकर आगे बढ़ते हुए गुस्से से वहाँ पे उस लीडर से कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने हार्ट को कहाँ पे छुपा रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों को जान से मारकर इस जगह पे चप्पा चप्पा छान मारूंगा और आखिर में अपने भाई के हार्ट को ढूंढ निकालूंगा। और ये कहकर ली चेंग वहाँ पे अपने ड्रैगन स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए उस लीडर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था, जिससे रुकने के लिए वो लीडर भी वहाँ पे अपने वेपन को आगे कर देता है। और जैसे ही उन्होंने के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो लीडर वहाँ पे ज्यादा देर तक ली चेंग के अटैक को नहीं संभाल पाता, जिसके चलते वो खिसकते हुए वहाँ पे काफी पीछे चला गया था। पर वो जल्दी खुद को संभाल कर दोबारा आगे बढ़ते हुए ली चेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ली चेंग वहाँ पे उसके अटैक को
बहुत ही आसानी से डॉज करके ऊपर हवा में उठते हुए दोबारा ऊपर से उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था, जिसके बारे में उस लीडर को वहाँ पे जरा सा भी एहसास नहीं था कि तभी उसके एक चेला वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने माता को सावधान रहने के लिए कहता है। तब जाकर वैली लीडर वहाँ पे अपनी जान बचा पाता है, वरना अब तक तो ली चैंग का वो खतरनाक अटैक उसे वहाँ पे मौत के घाट उतार चुका होता। लेकिन ली चैंग जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो वहाँ पे एक भी पल जाया किए बगैर अपने ड्रैगन स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस लीडर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जहाँ पहले पहले तो वो लीडर ली चैंग को बराबरी की टक्कर देता है, पर वो वहाँ पे ज्यादा देर तक ली चैंग का मुकाबला नहीं कर पाता, इसलिए अब वो वहाँ पे डिफेंस मोड में आते हुए ली चैंग के हमलों को रोकने लगा था। पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ली चैंग अपने ड्रैगन स्टाफ की मदद से उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए उसे उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है, जो देखकर वो लीडर अपने मन ही मन में ली चैंग की पावर से इंप्रेस होते हुए कहता है कि कितनी ज्यादा कमाल की पावर है, वाकई मानना पड़ेगा, आज काफी सालों के बाद मुझे अपनी बराबरी का ओपोनेंट मिला है। और ये कहकर वो लीडर दोबारा से खुद को संभाल कर अपनी जगह पे खड़ा हो चुका था, जबकि उसके सभी साथी वहाँ पे मिलकर अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन बना चुके थे, जिसने वहाँ पे पूरे के पूरे ग्रेवयार्ड को चारों तरफ से घेर लिया था। और ये सब इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पे खड़े होकर काफी गौर से देख रहे थे, जबकि वो लीडर तो वहाँ पे दोबारा आगे बढ़ते हुए ली चैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन ली चैंग वहाँ पे उसके हरे कमले को बहुत ही आसानी के साथ रोकते हुए उल्टा उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, जो देखकर वो लीडर वहाँ पे गुस्सा होते हुए अचानक से अपने वेपन को ली चैंग की तरफ थ्रो कर देता है, जो देखकर ली चैंग वहाँ पे अपने ड्रैगन स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए उसके वेपन के ऊपर ही अटैक करके उसे वहाँ पे नीचे जमीन में धंसा देता है, जिसके चलते वहाँ पे नीचे जमीन में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि सीधा वहाँ पे उसी टॉम्बस्टोन की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे, जिसे अभी थोड़ी देर पहले तक वो वैली लीडर वहाँ पे साफ कर रहा था। पर तभी अचानक से उसके एक चेला बीच में आते हुए उस क्रैक को वहीं पे रोकते हुए उस टॉम्बस्टोन को बचा लेता है। यानी कि कुल मिला के वो टॉम्बस्टोन उनके लिए काफी ज्यादा खास था, इसलिए वो लीडर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए ली चैंग से कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपने साथियों से कहता है, मेरे दोस्तों अपनी पावर मुझे तो हमें इसे खत्म करना ही होगा। वहीं उस लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सामने की तरफ ली चैंग अपने ड्रैगन स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्रैगन मास्टर सोल को बाहर निकाल चुका था और गुस्से से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहने लगा था, तुम चाहे अपने जेलों के साथ आओ या फिर पूरी आर्मी लेकर आओ, आज मैं यहाँ पे तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आज मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। वहीं ली चैंग के उस खतरनाक अटैक को देखकर वो वैली लीडर भी वहाँ पे अपने चेलों की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़े जेंट स्पिरिचुअल एक्स को समन कर चुका था, जिसका इस्तेमाल करके वो ली चैंग के ऊपर अटैक चलते हुए उससे कहता है, हजारों साल गुजर गए पर मैं आज तक कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागा और आज भी ऐसा नहीं होगा। और उस लीडर के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उन दोनों के हमले जाकर आपस में टकरा जाते हैं, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका हो गया था। और उस धमाके के बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर तक तो उस लीडर का वेपन ली चैंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ पे ज्यादा देर तक ली चैंग का मुकाबला नहीं कर पाता और देखते ही देखते उनकी जाइंट एक्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ऐसा होते ही वैली लीडर के सभी चेलों की हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर वैली लीडर जल्दी से अपने साथियों से कहता है, मेरे भाइयों आज चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, हम लोगों को अपने इस ग्रेवयार्ड की रक्षा करनी ही होगी, क्योंकि यही हमारे जीने का मकसद है। अपने लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग भी दोबारा वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे खड़े होते हुए उस प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को दोबारा से वहाँ पे बनाना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ वो सभी लोग वहाँ पे अपने लीडर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगे थे, हम लोग अपनी आखिरी सांस तक इस ग्रेवयार्ड की रक्षा करेंगे। अब ये देख लिंगू वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि आखिर ये कब्र किसकी है जिसकी रक्षा करने के लिए ये लोग मरने तक को तैयार हैं। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निक्रो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही सवाल तो मेरे भी मन में चल रहा है। लेकिन पीछे की तरफ मौजूद एंसेस्टर्स वहाँ पे निंगयू से कहते हैं, फैन को बाहर निकालो। एंसेस्टर्स की ये बात सुनकर निंगयू भी जल्दी से वहाँ पे अपनी डिवाइन फैन को बाहर निकाल लेती है, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि ली चैंग वहाँ पे वैली के लोगों से इंप्रेस होते हुए कहता है, तुम लोगों ने मेरी गोल्डन फ्लेम का मुकाबला किया, वाकई मानना पड़ेगा तुम लोग काफी ज्यादा बहादुर हो। तुम्हारे जैसे लोग वैसे तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन तुम लोगों ने मेरे भाई हान चैंग के दिल को कैद कर रखा है, इसलिए आज मैं यहाँ पे तुम लोगों के ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाने वाला। वहीं ली चैंग के मुंह से हान चैंग का नाम सुनकर वैली लीडर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, पर तब तक ली चैंग वहाँ पे अपनी ड्रैगन गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से उन लोगों के ऊपर अटैक चल चुका था। और क्योंकि अब तक वैली लीडर और उसके लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, तो इसलिए अब की बार वो लोग भी वहाँ पे ली चैंग के इस खतरनाक अटैक का मुकाबला नहीं कर पाते और देखते ही देखते एक ही झटके के साथ उनकी फॉर्मेशन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो देखकर वैली लीडर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं रुको। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, पर भले उन लोगों के लिए वहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, पर एंसेस्टर्स के पास तो वहाँ पे उन लोगों को बचाने के लिए काफी समय बाकी था। इसलिए एंसेस्टर्स वहाँ पे उस डिवाइन फैन को अपने हाथों में लेकर स्प्रिंग ब्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डिवाइन फैन को हल्का सा झटका देते हैं। और ऐसा होते ही वहाँ पे ली चैंग की गोल्डन ड्रैगन फ्लेम एक ही झटके के साथ खत्म हो जाती है, जो देखा तो वहाँ पे वैली लीडर और उसके लोगों को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन एंसेस्टर्स तो वहाँ पे भी नहीं रुकते, वो दोबारा से वहाँ पे उस डिवाइन फ्लेम का इस्तेमाल करके कूलिंग रेन के साथ साथ सोर्ड रेन करवाना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे वो सोर्ड रेन वहाँ पे नीचे गिर रही थी, वैसे
वैसे ही हम देखते हैं कि वो खंडर इलाका जो कि पूरी तरह से बंजर हो चुका था वो दोबारा हरा भरा होने लगा था और देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पलों के अंदर अंदर वो बंजर हो चुका ग्रेवयार्ड किसी खूबसूरत गार्डन की तरह दिखाई दे रहा था, जो देखकर वैली का लीडर जल्दी से अपनी जगह पे खड़ा होकर अपने चेलों से कहता है रुक जाओ, फाइट को यहीं पे रोक दो। जबकि ये सब देखा तो ली चैंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने ड्रैगन स्टाफ को वापस रखकर पीछे पलटते हुए एसर तजू से कहता है एसर तजू आपने हमें रोक क्यों दिया। ली चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसर तजू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। वो चुपचाप वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसी टॉमस्टोन के पास चले जाते हैं जिसकी वैली लीडर और उसके लोग वहाँ पे रक्षा कर रहे थे। वहीं एसर तजू को आगे बढ़ते हुए देखकर वैली लीडर और उसके लोग भी चुपचाप एसर तजू को आगे बढ़ने देते हैं, जहाँ एसर तजू उस टॉमस्टोन के पास आकर अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को हल्का सा झटका देते हैं और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उस टॉमस्टोन के ऊपर छाई हुई परत एक ही झटके के साथ हट जाती है और जैसे वो परत वहाँ पे हटती है तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उसे पढ़कर ली चैंग को वहाँ पे कुछ समय नहीं आता, इसलिए वो वहाँ पे दोबारा से एसर तजू के पास आकर सवालिया नजरों से एसर तजू की तरफ देखने लगा था, जो देखकर एसर तजू वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं मैंने तुम्हें इसलिए रोका था क्योंकि ये सभी लोग जिनके साथ तुम फाइट कर रहे थे ये एंशिएंट टैलेंट्स के सभी टॉम्स के गार्डियन है। और ये कहकर एसर तजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हान चैंग के जेड पेंडेंट को वहाँ पे ले आते हैं और उसे सीधा वहाँ पे वैली लीडर की तरफ भेज देते हैं, जो देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है इस हिसाब से तो ये लोग हमारे भाई हुए, शुक्र है यहाँ पे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये कहकर बर्नी क्रो वहाँ पे लोगों से माफी मांगते हुए कहने लगा था मेरे भाइयों हमें माफ कर देना, हमें गलतफहमी हो गई थी। वहीं उस जेड पेंडेंट को देखकर वैली लीडर खुद भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। इवन वो तो जेड पेंडेंट को देखकर इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। और तभी वो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए कहता है ये तो हमारे मास्टर हान चैंग का जेड पेंडेंट है और अगर ये तुम्हारे पास है तो इसका मतलब है कि तुम सभी लोग भी टैलेंट सेट से बिलोंग करते हो। जिसपे निंगयू वहाँ पे मुस्कुराती हुई उन लोगों से कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा और अब जल्दी से टैलेंट सेट के मास्टर के सामने झुक जाओ क्योंकि यही है टैलेंट सेट के नए मास्टर एसर तजू यंग। निंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे सवाल भरी नजरों से एसर तजू की तरफ देखते हैं, जो देखकर एसर तजू भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। हालांकि वो सभी लोग वहाँ पे एसर तजू को जानते तो नहीं थे, पर फिर भी न जाने क्यों उन लोगों को वहाँ पे एसर तजू की बात मानने को दिल कर रहा था, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे निंगयू की बात मानकर एसर तजू को ग्रीट करते हुए कहते हैं एसर हम सभी टॉम गार्डियंस आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं। और ये कहकर वो सभी लोग एसर तजू के सामने झुकते हुए उनसे कहते हैं एसर आपको यहाँ पे आते हुए देखकर हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।